अमेरिका ने कहा है कि तैयार रहो, इस वीकेंड अगले 1-2 दिन में हम हमला कर सकते हैं। लग ऐसा रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी वापस हमला करेगा। जो शर्तें रखी हैं वो मुश्किल लग रहा है कि वो तीनों शर्तें मानेंगे। पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मत करो, बट असल में अंदर से खबर आ रही सोर्सेज क्या है, नेतन्याहू बहुत उत्सुक हैं अटैक के लिए। वो चाहते हैं कि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाए ताकि फिर वो जो इलेक्शन में जाएं इस साल तो वो दिखा सकें कि एक और अचीवमेंट है मेरा। थ्योरी ये है, हर हफ्ते वो इसलिए क्राइसिस क्रिएट करते हैं ताकि थोड़ा एप्स्टीन फाइल से अटेंशन दूर रहे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, उनके करतूत हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो जाए। मैं अब आपको ईरान के स्टेक्स बता रहा हूँ कि भाई हर 6 महीने जो अटैक होता है ये अनबेरेबल है, ये हमें वैसे ही कोलैप्स कर देगा। हर हफ्ते धमकी आती है, हर 6 महीने में अटैक करते हैं, तो वैसे ही रेजिम कोलैप्स हो जाएगी। अब ये फैसला किया है ईरानियों ने कि हम वापस करेंगे हमला इस दफ़ा, और अगर हमारे हमला हुआ और हमारे लोग मारे गए तो कम से कम 500 अमेरिकन्स का नंबर दे रहे हैं। पर ये समझ लीजिए कि 2100 अमेरिकन्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के भी 30,000 के करीब ट्रूप्स हैं उस इलाके में, 30-40 हज़ार। वेलकम दोस्तों, आज का एपिसोड जो है वो ईरान और यूएस के ऊपर है। ये काफ़ी संगीन एपिसोड है और लग ऐसा रहा है कि जंग की तरफ तैयारी चल रही है यूएस की। मैं इस एपिसोड में पॉलिटिकल साइड भी कवर करूँगा दोनों कंट्रीज़ की, और मैं मिलिट्री साइड भी कवर करूँगा। तो पॉलिटिकल साइड पे बात काफ़ी क्लियर है, कई हज़ार ईरानी मारे जा चुके हैं प्रोटेस्ट में। इसमें ऑफ कोर्स मोसाद और CIA का हाथ था, वो खुल के इजरायली कह भी रहे हैं कि हमारा हाथ था। पर ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि लोगों का गुस्सा भी था प्रोटेस्टर्स का, यानी कि ईरान की सरकार जो है वो तानाशाह है और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो चलते ही रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इस वक्त प्रोटेस्ट ज़्यादा थे क्योंकि US सैंक्शंस की वजह से, जो इजरायली प्रेशर और कुछ ट्रंप की ज़िद की वजह से बढ़ते जा रहे हैं 2018 से, तो उन्होंने भी इकॉनमी को फ्री फॉल में ले आए थे। करेंसी बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, तो कुछ इस वजह से भी प्रोटेस्ट थी। और कुछ जो रजीम के मुखालिफ थे वो भी बाहर आ गए सड़कों पे। तो उस वक़्त, उस दौरान ट्रंप ने उकसाया उनको और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा प्रोटेस्टर्स की। इस वजह से शायद और भी ज़्यादा लोग आए और उन्होंने बहुत सारी आगजनी की, मस्जिदें और पुलिस स्टेशन और सब डिस्ट्रॉय किए। और फिर ईरान की गवर्नमेंट भी डरी हुई थी, क्योंकि एक तो स्केल बहुत हाई था प्रोटेस्ट का, फिर वो वायलेंट हो गए प्रोटेस्ट, और फिर इजराइल ने 6 महीने पहले बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें 1000 के ऊपर लोग मारे गए, कई सौ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जनरल्स और ईरानियन रजीम का काफ़ी नुकसान हुआ। तो ईरान की गवर्नमेंट भी घबराई हुई थी, तो शायद ओवर रिएक्ट किया। पर अब ये नतीजा है कि ट्रंप की बात, यानी कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लाइन पे है। जब उन्होंने कहा कि मैं इंटरवीन करूँगा और बार बार सपोर्ट दे रहे हैं ईरान के प्रोटेस्टर्स को, फिर स्लोली बिल्ड करे जा रहे हैं अपनी फोर्सेस रीजन में, तो ट्रंप बैकआउट तो करते हैं, पर बैकआउट करने के लिए उनको कुछ दिखाना पड़ता है कि मैंने कुछ अचीव किया। अब यानी कि ईरान कुछ उनकी शर्तों को माने। अब उनकी शर्तें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शायद वो ज़ायनिस्ट के प्रेशर में हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अमेरिका में जूविश ज़ायनिस्ट कंट्रोल करते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो मिडल ईस्ट में, ये तो सबको पता ही है। जिसको नहीं पता वो हमारे क्लिप्स देख सकता है पिछले एपिसोड्स के। इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एडल्सन फैमिली, एक अकेली यहूदी फैमिली ने $250 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। ट्रंप खुल्ला बोल रहे हैं अपनी स्पीच में, मेरे इलेक्शन में दिया है और अगली बार भी अगर मैं खड़ा हूँगा 2028 में तो देंगे, फिर से प्रॉमिस किया उन्होंने $250 मिलियन। Miriam gave my campaign indirectly and directly $250 million. She was number one. When somebody can give you $250 million, I think that we should give her the opportunity to say hello. तो मैं बता रहा हूँ, एक कंट्रीब्यूटर ऐसा है, ऐसे दर्जनों हैं, बिल एक्करमैन से लेके आईपेक, अमेरिकन इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से लेके। तो क्योंकि उनका भी प्रेशर है और ट्रंप खुद भी कुछ इस पे आमादा लगते हैं, कुछ पुरानी रंजिश लगती है,
तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है वो अपने आप को उन्होंने कॉर्नर कर लिया है, अपने आप को एक ऐसे कतार पे खड़ा कर दिया है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो ईरानी माने उनकी बातें। पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो बातें हैं वो डिमांड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही हैं। एक्सट्रीम किस तरह से? पहली बात तो ओबामा के अंडर ये नहीं था कि आप सारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करेंगे, आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए एनरिचमेंट अलाउ कर रहे थे, और बस जो हाईली एनरिच फ्यूल था वो बाहर निकाल लिया था, और ये कह दिया था कि आप उस एक लेवल से ऊपर एनरिचमेंट नहीं कर सकते 20% से ज़्यादा यूरेनियम का। ट्रंप ने ज़ीरो एनरिचमेंट पॉलिसी लिया है, जो इसराइल कह रहा था, नेतन्याहू कह रहा था, और अब उस पर आमादा है। दूसरा, उन्होंने और भी इंक्रीज़ कर दिए हैं डिमांड्स नेतन्याहू के कहने पे कि आपको सारी अपनी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इसराइल तक पहुंच सकती हैं उनको बंद करना है, उनका प्रोडक्शन। तीसरा, आपको जितने भी आपके बाहर प्रॉक्सीज़ हैं, यानी कि इराक़ में जो शिया मिलिशियाज़ हैं, जो शिया मिलिशियाज़ है, जैसे हिज़्बुल्लाह लेबनान में हैं, हूतीज़ हैं, हमास हैं, उन सबको सपोर्ट करना बंद करना है आपको। यानी कि 3 बड़ी डिमांड्स हो गई हैं। अब ये तीनों डिमांड मीट करना ईरान के लिए ऐसा है जैसे सरेंडर कर देना, और एक तो कोई फिर उनके पास प्रोटेक्शन नहीं बचेगा। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा ईरान ने फ़ैसले कर लिए हैं, मैं अब आपको ईरान के स्टेक्स बता रहा हूँ, कि भाई हर 6 महीने जो अटैक होता है ये अनबेरेबल है, ये हमें वैसे ही कोलैप्स कर देगा। हर हफ्ते धमकी आती है, हर 6 महीने में अटैक करते हैं, तो वैसे ही रेजिम कोलैप्स हो जाएगी, वैसे ही गवर्नमेंट। और अब हमें पिछली बार की तरह नहीं पर मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। यानी कि पिछली बार क्या होता था कि जब इसराइल ने भी हमला किया इनके ऊपर, ईरान के ऊपर, जब अमेरिका ने भी किया, तो ये पहले वार्निंग देते थे अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनडायरेक्टली अमेरिकन्स को, इसराइलियों को, कि हम करने वाले हैं। उससे क्या होता था कि कैजुअल्टीज़ नहीं होती थी ज़्यादा दूसरी तरफ, ताकि एस्केलेशन ना हो, क्योंकि ईरान की सरकार जानती है कि क्या फायर पावर है दूसरी तरफ, तो लंबी जंग नहीं करना चाहती, और ख़ुद भी कमज़ोर हुई हुई है इकोनॉमिकली भी, सैंक्शंस की वजह से, फिर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी हैं, फिर इतने लोग भी मारे जा चुके हैं उनके जनरल्स, फिर उनके प्रॉक्सीज़ बहुत सारे डैमेज्ड हैं। यानी असद तो हट ही गए सीरिया में, हिज़्बुल्लाह भी तकरीबन अपनी बहुत ही कमज़ोर हालत में है, हूतीज़ को भी बहुत नुकसान हुआ है, हमास तो ख़त्म ही हो गया। तो उनको पता था कि भाई हम इस वक्त कमज़ोर हैं तो हम ज़्यादा अटैक ना करें। पर अब ये फ़ैसला किया है ईरानियों ने, सारे जो सोर्सेज हैं वो बता रही हैं कि हम वापस करेंगे हमला इस दफ़ा, और अगर हमारे हमला हुआ और हमारे लोग मारे गए तो कम से कम 500 अमेरिकन्स का नंबर दे रहे हैं। पर ये समझ लीजिए कि कई सौ अमेरिकन्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के भी 30,000 के करीब ट्रूप्स हैं उस इलाके में, 30-40 हज़ार, फिर शिप्स भी हैं बहुत सारे। तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है, अब भी काफ़ी मिसाइल्स बची हुई हैं, हालांकि काफ़ी नुकसान किया है इसराइल ने 6 महीने पहले, पर काफ़ी मिसाइल्स भी बची हुई हैं ईरान के पास। फिर नेवल अटैक फोर्सेस भी हैं, हाई स्पीड बोट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, और ईरान के पास फ़िदायीन अटैक करने के भी हैं ऑप्शंस। प्लस ईरान के मिलिशिया कमज़ोर तो हो चुके हैं पर ख़त्म नहीं हुए हैं, यानी कि अभी भी इतनी ताकत रखते हैं उनके मिलिशिया लेबनान में, हूतीज़ और इराक़ में भी, कि वो जवाब दे सकते हैं। और ईरान की मिसाइल्स इसराइल तक भी पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल को भी हमला करेंगे, और क्योंकि उनको पता है कि इसराइल भी कोई भी अमेरिकन अटैक में जुड़ेगा, आएगा, वो भी हमला करेगा, चाहे अनाउंस करे चाहे नहीं करे। तो लग ऐसा रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी वापस हमला करेगा। और जो शर्तें रखी हैं वो मुश्किल लग रहा है कि वो तीनों शर्तें मानेंगे। अब या तो ट्रंप सिर्फ न्यूक्लियर पे आमादा हो और मान जाएं उस पर, तो शायद ईरान उस पर कर भी ले और फिर मामला ठंडा हो जाए। पर अगर ईरान नहीं माना न्यूक्लियर पे, क्योंकि खamenei जो सुप्रीम लीडर हैं, जो डिसीजन लेते हैं ईरान में, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि एक बार ये हो गया तो फिर हम ख़त्म ही हो जाएंगे हमारी रजीम, क्योंकि एक तरह से जो हमारी साख थी वो सब तबाह होती जा रही है, डोमेस्टिकली भी और बाहर भी। और इसी तरह से जो हमारे मिलिशिया हैं जिनमें इतना इन्वेस्ट किया है ईरान ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और
इसी तरह से मिसाइल्स भी, अगर बिल्कुल ही निहत्था हो जाएगा ईरान, अगर मिसाइल्स भी ले ली गई, छीन ली गई या ख़त्म कर दी गई, तो ईरान के पास काफ़ी टारगेट हैं। आपको पता है कि यूएस बेसेस हैं कतर में, यूएई में, सऊदी में, और वैसे तो इराक़ और सीरिया में भी हैं, और बहुत सारे बहरीन में हैं, कुवैत में हैं यूएस बेसेस, और फिर कई जहाज़, समुद्री जहाज़ पर्शियन गल्फ़ में भी हैं, होर्मुज़ के स्ट्रेट पे भी हैं, और अरेबियन सी में भी हैं। तो उनके पास टारगेट तो काफ़ी होंगे अटैक करने के लिए, और लग रहा है इस बार वो करेंगे। तो अब ट्रंप को भी ये बात पता है, क्योंकि अमेरिका का इंटेलिजेंस से अच्छा किसी का इंटेलिजेंस नहीं है। फिर भी कल वार्निंग दी है अमेरिका ने कई अरब पार्टनर्स को, अपने उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया है, डिफरेंट सोर्सेज को, ड्रॉप साइड, न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉलिटिको, एक्सियोस को, कि अमेरिका ने कहा है कि तैयार रहो, इस वीकेंड अगले 1-2 दिन में हम हमला कर सकते हैं। तो क्योंकि ट्रंप ने इतना बड़ा बिल्डअप कर लिया है, बिल्डअप के अलावा इतनी बार बोल दिया है और पब्लिकली कि या तो कुछ ईरानियंस दें फर्म, या फिर हमला होगा। अब हमले के लिए भी उन्होंने बहुत तैयारी कर ली है अमेरिकन्स ने, यानी पहले से ही अमेरिका के दर्जनों प्लेन थे उस एरिया में, कई शिप्स थे, बट अब और भी ज़्यादा बिल्डअप हो गया। यानी कि अब अमेरिका ने F-15 स्ट्राइक ईगल्स भी ले आया है वहाँ पे, F-22 रैप्टर तो थे ही, वो और भी ले आया है अमेरिका। वो F-22 रैप्टर्स ऐसे हैं कि वो रेडार पे भी नहीं दिख रहे हैं। फिर रिकॉनेसेंस प्लेन्स ले आया है अमेरिका, बहुत सारे RC-135, फिर AWACS ले आया है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, J-STARS, जो कंट्रोल करते हैं, पूरी बैटलफील्ड पिक्चर देते हैं और टारगेट डेजिग्नेशन देते हैं। अमेरिका के बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ गई हैं, UAVs लार्ज स्केल, जो रिकॉनेसेंस कर रही हैं, जो अटैक कर सकती हैं। क्या बताऊं, अमेरिका के पास 9,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर के मिला के और गवर्नमेंट के मिला के सिग्नल्स और इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं। तकरीबन 8,500-9,000 के करीब रिकॉनेसेंस इंटेलिजेंस सिग्नल्स सैटेलाइट्स हैं। तो वो सारी पिक्चर भी दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है, उसी पे 70-80 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका के कम से कम 8-10 डिस्ट्रॉयर्स, आर्लेबुर्ग क्लास और टाइकोंडेरोगा क्लास और इंडिपेंडेंस क्लास लिटोरल शिप्स भी हैं। उन पे सब पे टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 1,500 किलोमीटर के ऊपर ही है। पर ये सब कन्वेंशनल वेपन्स हैं, पर अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अक्सर अमेरिकन कैरियर्स कुछ न्यूक्लियर वेपन भी कैरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। प्लस अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनका किसी को पता नहीं। अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ईच सबमरीन के ऊपर 200 से 250 वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वो कहाँ छुपी हुई हैं वो पता नहीं। फिर अमेरिका ने टोटल 18 थी ओहायो क्लास, उनमें से 4 को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्रूज मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स। यानी कि वो ईच सबमरीन, उनको SSGN कहा जाता है, वो SSGN क्लास में ईच सबमरीन के ऊपर तकरीबन 150 टॉमाहाक हैं। उन्होंने उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स हटा के टॉमाहाक लगा दी, क्योंकि वो एक रशिया के साथ जो आर्म्स एग्रीमेंट था, आर्म्स लिमिटेशन एग्रीमेंट, उसके अंडर, तो वो भी कहीं छुपी हुई हैं समुद्र के नीचे, तो उनमें भी 150 हैं। ये जो जहाज़ मैंने बताए थे समुद्री, उन पे भी दर्जनों टॉमाहाक्स हैं। तो अमेरिका के पास इस वक्त इतना असला है, इतने बॉम्ब्स हैं, इतने जैमर एयरक्राफ्ट हैं, यानी जो उनके रेडार जैम कर सकते हैं ईरानियों के, जो रेडार होमिंग मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं। यानी वो मिसाइल सीधे जाके, जैसी रेडार ऑन होगा उस पर जाके उनको अंधा कर देंगी, रेडार्स को शट डाउन कर देंगी। तो तमाम असला है, और अमेरिका जो है वो इस वक्त अगर चाहे तो उसके पास 3 स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। एक तो ये कि रिजीम डिकैपिटेट कर दो, यानी खमेनेई को मार दो, सुप्रीम लीडर को और बड़े बड़े लीडरान को। दूसरी ये है कि IRGC, जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, जो मेन सबसे लॉयल और सबसे एलीट फोर्स है ईरान गवर्नमेंट की, उस पर हमला करो, क्योंकि उसी का एक
पैरामिलिट्री है बसीज जो रिस्पॉन्सिबल था इन प्रोटेस्टर्स को मारने में। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कोई कह रहा है 3,000, कोई कहता है 5,000, 6,000, कुछ पता नहीं कितने एग्जैक्टली मारे गए। तो बसीज को और IRGC को टारगेट करो। तीसरा ये हो सकता है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट और उनके जो मिसाइल फैक्ट्रियाँ हैं और मिसाइल स्टॉक्स हैं उन पे अटैक करो। या हो सकता है उसके साथ साथ उनकी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल प्रोडक्शन साइट्स पे भी, ताकि उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स कर दो, ताकि वो ऑयल ना बेच पाएँ। अगर ऑयल नहीं बेच पाएंगे तो इकोनॉमी पूरी फ्री फॉल में चली जाएगी। तो ये तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन तीनों में से क्या चूज़ करेगा अमेरिका? सिर्फ रजीम के लीडरशिप तक टारगेट रहेगा, या पनिश करेगा बसीज और IRGC को, या फिर मिसाइल्स और न्यूक्लियर और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक करेगा? इतना असला है कि सब कुछ कर सकता है अमेरिका इस वक्त। मेरी राय में तो हो सकता है कई हज़ार इस वक्त मिसाइल्स और बॉम्ब्स अमेरिका के पास हैं अवेलेबल अटैक करने के लिए। ईरान का क्या जवाबी हमला रहेगा? ईरान के पास, जैसे मैंने बताया, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं छोटे, और एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो पेट्रोल कर रही हैं इस वक्त पर्शियन गल्फ में, हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है उसमें और अरेबियन सी में। वो अमेरिकन शिप्स को अटैक कर सकती हैं, वो सिविलियन ऑयल टैंकर्स को कर सकती हैं। इस तरह से वो हॉर्मूज ब्लॉक कर सकती हैं कई हफ्ते के लिए। इसका मतलब है ऑयल प्राइस 150, 200, 300 कितने भी डॉलर जा सकती है। और हो सकता है कि वो जो अमेरिका के एलाइज हैं, यानी कि कतर, UAE, सऊदी अरब, उन पे अटैक कर सकता है, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर सकता है, तो और ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने मना किया है कि हम अपनी ना स्पेस देंगे लैंड, ना एयर स्पेस देंगे अटैक के लिए अमेरिका को। उन्होंने ये बात बताई है ईरान को, और पब्लिकली भी बोली है, और अमेरिकन को भी बोला है। तो वो इस लड़ाई में से बाहर रहना चाहते हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश भी की बहुत अमेरिका को, पर पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मत करो, बट असल में अंदर से खबर आ रही है सोर्सेज की नेतन्याहू बहुत उत्सुक हैं अटैक के लिए। वो चाहते हैं कि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाए, ताकि फिर वो जो इलेक्शन में जाएं इस साल तो वो दिखा सकें कि एक और अचीवमेंट है मेरा पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक नाराज़ थी जब हमास का अटैक हुआ कि आपने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। तो नेतन्याहू भी चाहते हैं, पर नेतन्याहू कंप्लीट कोलैप्स नहीं चाहते, क्योंकि एक एनिमी रहना चाहिए थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो वो कंप्लीट अटैक कोलैप्स नहीं चाहते। इसी तरह से सीरिया में भी वो कंप्लीट कोलैप्स नहीं चाहते थे। वो झूठ बोलते हैं कि मेरी वजह से असद गया। हाँ, इनडायरेक्टली असद उनकी वजह से गया, क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह को कोलैप्स किया, पर वो ये चाहते नहीं थे कि असद जाए। उन्होंने बल्कि सीरिया को सीक्रेटली सपोर्ट करते थे वो नेतन्याहू, ताकि सीरिया जो है वो कमज़ोर रहे और उनके लिए कोई ख़तरा ना हो। इसी तरह से वो जब बाद में अहमद अल-शर्रा आ गए वहाँ पे, तो इसी तरह से वो सीरिया में भी अब भी अटैक करते रहे, ताकि उनको डिवाइडेड रखें, और डिफरेंट ग्रुप्स को उकसाते थे। कभी नेतन्याहू कुर्द्स को सपोर्ट करते थे, कहते मैं तुम्हारा डिफेंडर हूँ, कभी द्रूज़ को, ताकि सीरिया डिवाइडेड रहे। वो चाहते हैं कि पूरा मिडल ईस्ट तहस नहस हो जाए और डिवाइडेड रहे, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, इराक़ हो और अब ईरान हो, ताकि कोई सिर्फ जो उनके पिट्ठू हैं जैसे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और UAE, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको पता है कि उनके कब्ज़े में है और उनसे कोई थ्रेट नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब तक ट्रंप ने जो दिखाया है अपना तेवर, वो ये है कि वो चाहते हैं कि छोटा ऑपरेशन हो, इमीडिएटली हो और बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए, जिसमें कोई कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि कोई सिपाही ना मारे जाएं अमेरिका के, और जल्दी हो जाए। जैसे कासिम सुलेमानी को मारा था 2020 की जनवरी में, या जैसे वेनेजुएला में अटैक किया था। क्योंकि उनका जो बेस है, यानी कि जो मागा बेस है जिसके बेसिस पे वो इलेक्ट हुए हैं, वो चाहता है कि और कोई जंग ना हो। अब वो चाहता है कि भाई हमारे ऊपर पैसा खर्च हो, बाहर नहीं हो, हमारे सिपाही ना मारे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर फ़ौज में उन्हीं के लोअर मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो उनको पता है कि उनका बेस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ट्रंप उसकी वजह से प्रेशर में भी हैं, यानी कि जो कैंपेन होना है वो फास्ट होना है, वो एयर कैंपेन होना है, ताकि उसका पॉलिटिकल ब्लो बैक ना हो। अल्टीमेटली ट्रंप तो एक पॉलिटिकल एनिमल है, उनको पता है किस तरह से अपना सपोर्ट मेंटेन करना है, और जब भी उनको दिखता है कि वो हिल रहा है तो वो अपनी लाइन बदल देते हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो कुछ हो। अब आप कहेंगे ये हर हफ्ते क्यों कर रहे हैं? तो एक थ्योरी ये है, हर हफ्ते वो इसलिए क्राइसिस क्रिएट करते हैं ताकि थोड़ा एप्स्टीन फाइल से अटेंशन दूर रहे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, उनके करतूत हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो जाए
तो कभी वो ये नहीं, मतलब उसके और भी मकसद हैं। ग्रीनलैंड में वो चाह रहे थे कि उनका नाम लिखा जाए हिस्ट्री की बुक्स में कि सबसे बड़ा अमेरिका का साइज़ में इंक्रीज़, लुइजियाना परचेज से भी लार्जर वो ट्रम्प करेंगे। उसके और भी मकसद हैं, पर ये भी एक मकसद हो सकता है। इसी तरह से अब ईरान के केस में कुछ लोग उनको उकसा भी रहे हैं, जैसे मैंने बताया ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, पर और भी कुछ लोग हैं उनकी लॉबी में, उनको लगता है कि उनके इनर सर्कल में कि ईरान इस वक्त कमज़ोर है, इंटरनली इकनॉमिकली भी कमज़ोर है, एलाइज़ भी छट चुके हैं और इज़राइल ने काफ़ी नुकसान भी कर दिया है 6 महीने पहले। तो इस वक्त मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है, पर हो सकता है कि अगर वो ऐसा करें तो उनके भी सिपाही इस बार मारे जाएं और कुछ पॉलिटिकल ब्लोबैक ट्रंप के लिए भी होगा। तो ट्रंप मेरी राय में कोशिश ये करेंगे कि कोई बड़ा ईरान की तरफ से कोई बड़ा कंसेशन मिल जाए, पर क्या ईरान ये देगा, मुश्किल लग रहा है इस वक्त। तो आप देखते रहिए। और आप सोचोगे ये टोपी क्यों पहना हुआ, तो मैं जानता हूँ कि ये सोवियत रेड आर्मी की टोपी है, मुझे इसका शौक़ है इसलिए मैं पहने हुआ हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेड आर्मी का समर्थक हूँ। मुझे पता है रेड आर्मी ने, सोवियत ने क्या किया है पोलिश आर्मी के साथ या बर्लिन में 45 में, पर बस ये मुझे सोचने समझने में थोड़ी मदद करता है, इसलिए मैं अपने शौक़ के लिए पहनता हूँ। तो देखते रहिए। कल परसों बहुत टेंशन के दिन हैं और मैं अपडेट लाता रहूँगा। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि मैंने अब एक हिंदी चैनल अलग से खोला है और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अब से जो हिंदी वीडियोज़ होंगे वो इसी चैनल पे चलेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब रहिए और देखते रहिए। शुक्रिया।